నా కుటుంబ సభ్యులారా तेलंगाना के लोगों को ये कांग्रेस से भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये तो बड़े खिलाड़ी हैं, इनको देश समाज कुछ लेना देना ही नहीं है और पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस को नकार चुका है। और आप तो जानते हैं कांग्रेस जिस राज्य में से एक बार जाती है सरकार में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए कांग्रेस की कोशिश किसी भी तरह वोटों का बंटवारा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और बीआरएस कांग्रेस को वोटों का बंटवारा कराने के लिए तिजोरी खुली करके बैठ गई है। पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, बैकडोर एंट्री ये बीआरएस और कांग्रेस की भरपूर चल रही है। इसके लिए वो राज्य की अन्य कमजोर पार्टियों को अपना सहारा बना रहे हैं। आज जब तेलंगाना में बीआरएस की हार तय है, बीआरएस का पराजय तय है, बीआरएस का जाना तय है। अब कांग्रेस ने सत्ता भूख के लिए, सत्ता हथियाने के लिए एक नई भाषा बोलना शुरू किया है, नई बातें बोलना शुरू किया है। आजकल क्या कह रहे हैं? जितनी आबादी उतना हक। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने इनको वाक्य लिख करके दिया है उसने सोचा है क्या? जब तुम कह रहे हो तो कांग्रेस की मूलभूत नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हो। जब आप कहते हो जितनी आबादी उतना हक, इसका मतलब ये हुआ कि अब कांग्रेस घोषणा करे क्या आप अल्पसंख्यकों के विरोधी है क्या? कांग्रेस स्पष्ट करे आप दक्षिण भारत के विरोधी है क्या? मैं सिद्ध करता हूं उनकी ये नई सोच दक्षिण भारत के साथ घोर अन्याय करने वाली सोच है। ये नई सोच माइनॉरिटी के पीठ में भी छुरा भोंकने वाली सोच है। आजकल देश में अगले डिलिमिटेशन की चर्चा हो रही है। आपको मालूम है 25 साल के बाद पार्लियामेंट की सीटें कितनी होगी, कौन सी क्या होगी, इसका निर्णय जुडिशरी करती है और उसके कारण जहां जनसंख्या कम है उसकी सीटें कम हो जाती है, जहां जनसंख्या ज्यादा है उनकी सीटें बढ़ जाती है। अब हमारे दक्षिण भारत के सभी राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने में बहुत बड़ी देश की मदद की है। अब कांग्रेस का नारा ऐसा है कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक। इसका मतलब अब कांग्रेस दक्षिण भारत के संसद सदस्यों की संख्या कम करने का नाटक करने जा रही है, खेल खेलने जा रही है। क्या दक्षिण भारत इसको स्वीकार करेगा? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस की चाल को स्वीकार करेगा? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस को माफ करेगा? इसी विषय पर मैं कांग्रेस के नेताओं को साफ कहता हूं, देश को मूर्ख मत बनाओ, स्पष्ट करो क्या कारण है दक्षिण भारत के राज्यों को अन्याय करने के खेल खेले जा रहे हैं। और इंडी गठबंधन के दूसरे दलों से भी मैं कहूंगा, हिम्मत है तो जरा कांग्रेस से पूछिए कि वो किस रास्ते पर जा रही है। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, जो कहते हैं
जितनी आबादी उतना हक। मैं कांग्रेस को सवाल पूछता हूं, साउथ के अंदर, खास करके तमिलनाडु में, मंदिरों पर सरकार का हक है। सरकार ने कब्जा कर लिया है। मंदिरों की संपत्ति को सरकारी मिलीभगत में हड़प किया जा रहा है। मंदिरों को तो लूटा जा रहा है, मंदिरों को तो कब्जा किया गया है, लेकिन माइनॉरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं, सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते हैं। अब कांग्रेस ने जो नारा दिया है, कांग्रेस ने कहा है कि जितनी आबादी उतना हक। अगर यही आपका मंत्र है, यही आपका सिद्धांत है, तो क्या माइनॉरिटी के जितने पूजा स्थल है उनको ये दक्षिण के आपके सारे साथी जब्त करेंगे क्या? उनका कब्जा करेंगे क्या? उनकी प्रॉपर्टी को लोगों के काम में लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कांग्रेस को, ये जो नारा देते हैं तो क्या कांग्रेस और उसके साथी, खास करके तमिलनाडु, क्या वो वहां हिंदू मंदिरों को जो कब्जा किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, दक्षिण के अधिकतम राज्यों में यही खेल चला है। जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो क्या ये हक हिंदुओं को आप वापस देंगे क्या? जवाब दीजिए। ये झूठी बातें मत करिए। लोगों को भ्रमित करने का खेल खेलना बंद कर दीजिए। कांग्रेस को, इंडी अलायंस को इस बारे में भी अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। कांग्रेस के साथी जो तमिलनाडु में राज करते हैं, जो केरल में राज करते हैं, जो तेलंगाना में राज करते हैं, जो कर्नाटका में राज करते हैं, ये सारे साथियों को कांग्रेस से बात जवाब देना पड़ेगा। साथियों, आज देश में सबसे बड़ी जरूरतमंद जिनको डगर डगर पर मदद की जरूरत है, वो कौन है? हमारे देश के गरीब परिवार है। अगर आज इस देश की सबसे बड़ी कोई जाति है तो वो जाति गरीब है। और इन गरीबों की सबसे बड़ी जाति, उनकी सेवा, उनका कल्याण, उनकी प्रगति, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। हमारी सरकार ने पिछले 9 सालों से गरीब कल्याण के लिए दिन रात मेहनत की है और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 5 वर्ष में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लेने का पवित्र काम हमने किया है। और इसलिए मेरे लिए तो जाति अगर कोई है, देश की सबसे बड़ी जाति कोई है तो गरीब है। और अगर गरीब को गरीबी से बाहर निकालेंगे ना, तो ये देश समृद्ध होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यही मोदी का सपना है, यही मोदी की गारंटी है, यही मोदी का संकल्प है और यही मोदी की साधना है, यही मोदी की तपस्या है। और मैं अन्य सभी राजनीतिक दलों से भी आज आह्वान करता हूं, हाथ जोड़ करके मैं देश के सभी राजनीतिक नेताओं को, सभी दल के मुखियाओं को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहता हूं,
आजादी के 75 साल हो गए। आइए गरीबों के कल्याण पर विचार करें, गरीबों की भलाई के लिए विचार करें, गरीबों की भलाई के लिए योजनाएं बनाएं, गरीबों के उत्थान के लिए काम करें। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी भाई जी किशन रेड्डी जी, यहां उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, मैं इनके लिए तेलंगाना को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ना कुटुंब सभ्यलारा किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है वो राज्य बिजली उत्पादन के विषय में ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो। जब राज्य में बिजली की प्रचुरता रहती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों ही सुधर जाती है। सुचारू बिजली सप्लाई राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति देती है। आज पेदपल्ली जिले में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण हुआ है। जल्दी इसकी सेकंड यूनिट भी शुरू हो जाएगी। जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा होगा तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 मेगावाट हो जाएगी। मुझे खुशी है कि एनटीपीसी के देश में जितने भी पावर प्लांट्स हैं उसमें ये सबसे आधुनिक प्लांट है। इस प्लांट में जो बिजली पैदा होगी उसका बहुत बड़ा हिस्सा तेलंगाना के लोगों को मिलेगा। हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मुझे याद है अगर 2016 में मैंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, अब आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। यही हमारी सरकार का नया वर्क कल्चर है। ना कुटुंब सुम्बुलायरा। हमारी सरकार तेलंगाना के लोगों की ऊर्जा से जुड़ी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काम कर रही है। वो दिन पहले ही जब मैं हासन चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला था। ये पाइपलाइन एलपीजी ट्रांसफॉर्मेशन और उसका ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव और इको फ्रेंडली व्यवस्था विकसित करने का आधार बनेगी। ना कुटुंब सभ्युलारा, आज ही मुझे धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर कर्नूल रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही दोनों ट्रेनों की औसत गति भी बढ़ेगी। भारतीय रेल अगले कुछ महीनों में सभी रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पर का लक्ष्य लेकर के चल रही है। आज ही मनोहराबाद सिद्दीपेट नई रेल लाइन का भी लोकार्पण हुआ है। इससे व्यापार कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। 2016 में मुझे इस परियोजना की भी नींव रखने का अवसर मिला था। आज ये काम भी पूरा हो गया है। ना कुटुंब सभ्युलारा, हमारे देश में लंबे समय तक हेल्थ केयर पर सिर्फ समृद्ध लोगों का अधिकार समझा जाता था। बीते 9 वर्षों में हमने इस चुनौती को हल करने के लिए कई कदम उठाए, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल भी हो, एफोर्डेबल भी हो। भारत सरकार मेडिकल कॉलेजों में और एम्स की संख्या बढ़ा रही है। तेलंगाना के लोग एम्स की बीबीनगर में चल रहे भवन निर्माण का हमारा काम भी देख रहे हैं। जब अस्पताल बड़े हैं तो साथ ही मरीजों का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज की संख्या भी बढ़ रही है। ना कुटुंब सभ्युलारा, आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत चल रही है। इसके कारण सिर्फ तेलंगाना में 70 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने की गारंटी मिली है। जन औषधि केंद्र पर गरीब और मिडिल क्लास को 80% डिस्काउंट पर
दवाई दी जा रही है। इससे परिवार हर महीने हजारों रुपये बचा पा रहे हैं। ना कुटुंब सभ्युलारा हर जिले में अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की है। आज इस मिशन के तहत तेलंगाना के 20 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास हुआ है। इन ब्लॉक्स को ऐसे बनाया जाएगा कि इसमें डेडिकेटेड आइसोलेशन वार्ड्स, ऑक्सीजन सप्लाई, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की पूरी व्यवस्था हो। तेलंगाना में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए 5,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी काम कर रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान तेलंगाना में लगभग 50 बड़े पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, जिसमें लोगों का जीवन बचाने में बहुत मदद मिली। ना कुटुंब सभ्युलारा ऊर्जा, रेलवे और स्वास्थ्य से जुड़े अहम प्रोजेक्ट के लिए तेलंगाना के लोगों को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब मुझे अगले कार्यक्रम के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, बड़े उमंग उत्साह से इंतजार कर रहे हैं। खुला मैदान है, तो वहां कुछ खुल करके बातें भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ना कुटुंब सभ्युलारा किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है वो राज्य बिजली उत्पादन के विषय में ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो। जब राज्य में बिजली की प्रचुरता रहती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों ही सुधर जाती है। सुचारू बिजली सप्लाई राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति देती है। आज पेदपल्ली जिले में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण हुआ है। जल्दी इसकी सेकंड यूनिट भी शुरू हो जाएगी। जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा होगा तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 4,000 मेगावाट हो जाएगी। मुझे खुशी है कि एनटीपीसी के देश में जितने भी पावर प्लांट्स हैं उसमें ये सबसे आधुनिक प्लांट है। इस प्लांट में जो बिजली पैदा होगी उसका बहुत बड़ा हिस्सा तेलंगाना के लोगों को मिलेगा। हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मुझे याद है अगर 2016 में मैंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, अब आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। यही हमारी सरकार का नया वर्क कल्चर है। ना कुटुंब सभ्युलारा तेलंगाना विरोधी ये लोग चुनाव से पहले जनता को कुछ छोटे लाभ देकर अगले 5 साल तक तेलंगाना को लूटने का अधिकार हासिल कर लेते हैं। हमें तेलंगाना में इस परंपरा को अब उलट कर देना है भाइयों बहनों, उसको रोकना है। रोकोगे क्या? रोकोगे क्या? तेलंगाना के भाइयों बहनों मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। आज भी कांग्रेस और बीआरएस तेलंगाना के लोगों से विश्वासघात कर रही है। कई राज्यों में कांग्रेस ने चुनाव से पहले ऐसे ही बड़े वादे किए और अब उन्हें पूरा करने के लिए 15 अलग अलग शर्त रख रही है। पहले तो बोल देते हैं ऐसा करेंगे, फिर कहते हैं ऐसा होगा तो करेंगे, ऐसा होगा तो नहीं करेंगे, ये करेगा तो नहीं करेंगे, उधर वाला होगा तो नहीं। क्यों भाई, जनता को मूर्ख बना रहे हो? यहां बीआरएस ने भी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का झूठा वायदा किया। कांग्रेस और बीआरएस का रवैया बिल्कुल एक समान है। चुनाव से पहले आसमानी वादे करो और चुनाव के बाद सारे वादे भूलकर अपनी तिजोरी भरो। ना कुटुंब सभ्युलारा
बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अपने वायदे पूरे करने का है। पिछले कुछ महीनों से आप सब देख रहे हैं कि केंद्र सरकार लाखों युवाओं को नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। इसकी घोषणा पिछले साल हुई थी। इस मेले के जरिए देश के हर कोने में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र, पब्लिकली नियुक्ति पत्र देने का काम हमने किया है। तेलंगाना के युवाओं को भी इसके जरिए हजारों तेलंगाना के युवाओं को आज भारत सरकार में हमने काम दिया है। यहां के युवा ये देख रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया बिना रुकावट और पारदर्शी तरीके से हुई है। तेलंगाना में से एक भी शिकायत नहीं आई कि नौकरी मिली लेकिन किसी को मोदी को पैसा पहुंचाना पड़ा, ऐसी एक घटना नहीं आई है भाइयों। इसलिए बीआरएस के युवा विरोधी रवैये और इसकी सरकार को यहां के युवा करारा जवाब देने का मन बना चुके हैं। मेरी बात सही है ना? मेरी बात सही है ना? युवाओं ने तय कर लिया है ना? ये जाएगा ना? बीआरएस जाएगी ना? पक्का जाएगी ना? मैं तेलंगाना के युवाओं से भी कहूंगा, हमारे युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, ये मोदी की गारंटी है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। भाजपा सरकार आते ही बीआरएस के पापों को मैं एक एक खोल करके रख दूंगा। उनकी सारी बुराइयों को निकाल करके रहूंगा और अभियान के तौर पर करके रहूंगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूं कैसे लूट रहे हैं। यहां के युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ऐलान किया। इस विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। इस पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे।